बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 92 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त 93 मुलाहिजा फरमाएं। जिन लोगों से मेरा टकराव हुआ है वो यकीनन मेरी ताक में होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ दिन खामोशी से गुजार दिए जाएं, फिर हम अपने मिलने जुलने वालों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर देंगे। जैसा तुम पसंद करो, लेकिन क्या हम शहर में भी नहीं निकल सकेंगे? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने जवाब दिया। ढलके हुए शानों वाले शख्स ने रात को 8:30 बजे मुझसे मुलाकात की। मैंने उसकी आमद की इतला पर ड्राइंग रूम में उसका इस्तकबाल किया था। लकी मेरे साथ थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अपने दोस्त से कुछ प्राइवेट गुफ्तगू करना चाहता हूँ और इसी दौरान उसकी मौजूदगी मुनासिब नहीं है। चुनाचे वो खुशी खुशी चली गई और थोड़ी देर के बाद उसने हमारे लिए चाय भिजवा दी। ढलके हुए शानों वाले शख्स ने मुझे बताया कि अभी मेरे काम का वक्त नहीं आया है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो एम्स्टर्डम के तफरीही मकामात की सैर कर सकता हूँ। मुनासिब है, मैंने कहा। चाय पीने के बाद वो शख्स चला गया। मैं ज़हनी तौर पर खास मुतमईन था, कम अज कम फुर्सत के कुछ लम्हे तो नसीब हो गए थे। इसी दौरान मैं एम्स्टर्डम के बारे में मालूमात हासिल कर सकता था और मुझे अब अपने काम का आगाज करना था। लकी रूटर अगर इस सिलसिले में मेरे साथ रहे तो कोई हर्ज नहीं। उसके पास एक खूबसूरत कार मौजूद थी। चुनाचे हम एम्स्टर्डम की सड़कों पर आ गए। ट्रामबिन टावर यानी एम्स्टर्डम के टकसाली इलाके पर पहुंचे और फिर शहर की खूबसूरत तरीन सड़क और खरीदो फरोख्त के सबसे बड़े मरकज का लोअर स्ट्राट पर चहलकदमी करने लगे। कार लोअर स्ट्राट के बिल्कुल नजदीक दरिया एम्स्टल के किनारे चलना शुरू हो गई, जिसके ऊपर डैम बना हुआ था और इस वजह से ये आबादी एम्स्टर्डम के नाम से मशहूर हुई थी। इसी तरह दरियाए रूटर पर बांध बांधने से रूटर वजूद में आया था। अहले हॉलैंड जब भी अपने शहरों का जिक्र करते हैं तो वो रूटर डैम को हरकत से भरपूर शहर कहते हैं। बैग को बुजुर्गी का लिबादा उड़ा दिया है और एम्स्टर्डम में खूबसूरत नज़म है जो धीरे धीरे दिल में उतरती जाती है। एम्स्टर्डम हुस्न जिंदगी से भरपूर है, जिसमें सैकड़ों नहरें शरियानों की मानद फैली हुई हैं। इन अजूबा नहरों ने शहर को सैकड़ों खामोश और चमकते हुए तालाबों से ढक दिया है। तालाबों के गिर्द पुराने जमाने के डोच सौदागरों के मकान नजर आते हैं। सफेद खिड़कियां, खूबसूरत जीने और कदीम दरवाजे जो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी खूबसूरत हो गए हैं। एक जदीद शहर होने के बावजूद एम्स्टर्डम में देहाती जिंदगी की झलक मौजूद है। मेन टावर के पास कश्तियों में सजे हुए फूलों का बाजार, तंग गलियों में से आती हुई लोक धुनों की सैर अंगेज मौसीकी, शीशे की छतों वाली कश्तियों के खूबसूरत नज़ारे, नहरों में तैरती हुई बतखें, हर तरफ बहता हुआ पानी जिसके ऊपर झील की शक्लों में नीलगों आसमान, लाइम की जर्द कलियां, एलम के खूबसूरत पत्ते नहरों पर लेटे हुए पुलों के बल खाते, एलम के खूबसूरत पत्ते नहरों पर लेटे हुए पुलों के बल खाते जंगले जिनसे नीचे झांकते हुए अजीब लुत्फ महसूस होता है। मैं इस शहर की खूबसूरती से बेहद मुतासर हुआ था। हम दोनों पूरी तरह इन तफरियात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और फिर मांजा रेस्टोरान के इलाके से गुजरते हुए दफदन लकी ने कार के ब्रेकों पर दबाव डाल दिया। मैंने चूक कर इधर उधर देखा तो एक सुर्ख रंग की छोटी सी खूबसूरत कार सामने ही पार्क हो रही थी। ओह रूटर प्लीज, वो साइका है, बहुत दिन बाद नजर आई है। बड़ी दिलचस्प और प्यारी लड़की है। सिर्फ 2 दफा मेरी उससे मुलाकात हुई है, लेकिन उसमें दिल बो लेने की कुव्वतें हैं। क्या तुम मुझे उससे मुलाकात करने की इजाजत दोगे? मैंने ऊँट सुकूड़ कर गर्दन हिला दी। लकी खुद ही उतरकर सुर्ख कार के पास पहुंच गई। कार से बरामद होने वाली लड़की को देखकर मैंने भी पलकें झपकाई थी। इंतहाई उसी खदोखाल की मालिक ये लड़की स्याह बालों के गुच्छे सर पर सजाए हुए थी और उसके नक्शो निगार में कोई ऐसी अनोखी बात थी कि जो उसकी जानिब मुतवज्जो करती थी। लकी उससे गुफ्तगू करती रही और फिर कार की तरफ इशारा किया। चंद लम्हे बाद वो दोनों खवातीन कार की तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गया कि लकी उससे मेरी मौजूदगी छुपा नहीं सकी है। पुरकशिश लड़की जिसका नाम साइका बताया गया था हमारे करीब पहुंच गई और उसने कार की खिड़की पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, यह बिल्कुल नामुनासिब बात है मिस्टर रूटर कि आप मुझसे मुलाकात ना करें। नीचे आइए, अच्छे इंसानों की तरह मुझसे मिलिए। मैं आपकी बीवी की दोस्त हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। जाहिर अब इन तमाम मुसीबतों को तो बर्दाश्त करना ही था। लड़की ने मुझसे हाथ मिलाया और एक अजीब सी कैफियत मेरे रगो पै में सराहित कर गई। वाकई इसमें कोई साहिराना कुव्वत थी और आप लोग तनाई आवारा गर्दी कर रहे हैं। ये जो लकी है ये दर हकीकत बहुत लकी है। मैं इसकी खुशकिस्मती की आपको देखकर तो तय दिल से कायल हो गई हूँ। चुनाचे अब आप लोग मेरे साथ लंच कबूल कीजिए। ओह डियर, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुम तो अचानक ही मिली हो।
क्यों रूटर, क्यों ना हम साइका को अपनी तरफ से लंच की पेशकश कर दें। बात सिर्फ लंच की है, खाना खाना है, खा लिया जाए। रहा सवाल बिल की अदायगी का, तो दो खवातीन एक मर्द की मौजूदगी में बिल कैसे अदा कर सकती हैं? मैंने कहा और साइका हंस पड़ी। मैं उसकी शक्ल देख कर रह गया। इतनी हुसीन हंसी थी उसकी कि आंखों के रास्ते सीधी दिल में उतर जाती थी। मैं उस लड़की से वाकई मुतासर हुआ था। तो फिर क्यों ना हम सामने चलें उस तरफ। लड़की ने एक जानिब इशारा किया और मेरी निगाहें भी उस तरफ उठ गई। सामने की दीवार पर सितारा दाऊदी मुज़य्यन इसराइल का सफेद और नीला झंडा आवेज़ा था। ये कोई इसराइली रेस्तोरां था। दिल में एक शदीद नफरत की लहर उठी, लेकिन साइका उस जानिब बढ़ चुकी थी। चुनाचे मैं भी अपने कदम उसी सिमत बढ़ा दिए और थोड़ी देर के बाद हम रेस्तोरां में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल काफी खुशगवार था। बर्तनों तक पर इसराइली निशानात बने हुए थे। नीला सितारा जगह जगह नजर आ रहा था और मेरे दिल में नफरत की लहरें बेदार हो रही थी। साइका ने वेटर को इशारा करके मेन्यू तलब किया और उसने मेन्यू हमारे सामने रख दिया। मैंने मेन्यू बंद करते हुए लकी से कहा कि वो जो कुछ मंगवाना चाहे मंगवा ले। तब साइका कहने लगी, क्यों ना मैं आपको इसराइल की एक खास रवायती डिश खिलाऊं। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ये रवायती डिश खस्ता नान, गोश्त के टुकड़ों और तेज सुर्ख मिर्चों पर मुश्तमिल थी। मुझे इसके बारे में अंदाजा था कि ये फलस्तीनियों की मरगूब गज़ा है, लेकिन इसराइलियों ने इस ग़िज़ा को भी अपना लिया था। साइका ने सुर्ख मिर्चों का छिटकारा लेते हुए कहा, क्या ख्याल है, क्या तुम्हें मेरी तजवीज़ करदा चीज़ पसंद आई? मैं भी इख्तियार बोल उठा, हाँ, जब पूरा मुल्क हथिया लिया जाए तो फलस्तीनी डिशों को अपना लेने में क्या हर्ज है। साइका चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूं लगता है मिस्टर रूटर कि आपको फलस्तीनियों के बारे में खासी मालूमात हासिल हैं। ये इंकिशाफ मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज है। क्या यह फलस्तीनी डिश है? 100%, मैंने जवाब दिया। बहरहाल क्या हर्ज है, इसराइलियों को फलस्तीनियों पर बर्तरी हासिल हो गई है तो फिर उनकी ये चीजें अपना लेने में भी कोई नुकसान नहीं होता। यकीनन ये बर्तरी वाकई उन्हें हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें बर्तरी दिलाने वाले तुम लोगों, तुमने आज़ाद इसराइली रियासत अमेरिका के किसी कोने में क्यों ना कायम की? स्वीडन का शुमाल भी तो गैर आबाद पड़ा हुआ था। लॉर्ड बेलफोर की नजरें ऑस्ट्रेलिया के वीरानों पर क्यों ना पड़ी? क्या यह जरूरी था कि तुम लाखों बेगुनाहों को बेघर करके फलस्तीन में ही अपने कदम जमा लो? साइका ने हाथ में पकड़ा हुआ चमचा जल्दी से प्लेट में रखते हुए इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से लहजे में बोली, सॉरी मिस्टर रूटर, मुझे नहीं मालूम था कि फलस्तीनियों के लिए आपके जज्बात इस कदर शदीद हैं। बड़ी हैरत हुई। क्यों लकी, तुमने ये तो कभी नहीं बताया कि मिस्टर रूटर फलस्तीनियों के हामी हैं। रूटर की जबान से ये सब कुछ सुनकर मुझे भी ताज्जुब हुआ है। इससे पहले मैंने इनके मुंह से फलस्तीनियों के हक में कोई बात नहीं सुनी। लकी ने जवाब दिया और मैं अपने आप को फौरन ही संभाल लिया। हकायक का एतराफ कोई गलत बात तो नहीं, जो हकीकत थी वो मेरी जबान से निकल गई। खैर, इस मौजू को छोड़ दो। हम इस वक्त इसराइली नमक खा रहे हैं, इसलिए इस वक्त उनके खिलाफ गुफ्तगू करना नामुनासिब है। बात आई गई होगी, लेकिन मैंने कई बार महसूस किया कि साइका चोर निगाहों से मुझे देखने लगी है। शायद इस बात पर उसे हैरत हुई थी कि हालैंड का बाशिंदा होने के बावजूद मेरे दिल में फलस्तीनियों के लिए हमदर्दी क्यों है। मैंने उसके बाद इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं की। साइका ने वहां से रुखसत होते हुए हम लोगों से वादा लिया था कि हम उससे मुलाकात करते रहेंगे, बल्कि इसरार किया था कि जिस कदर जल्द हो वो किसी दिन डिनर उसके साथ ही करें। साइका ने लकी को अपना टेलीफोन नंबर देते हुए कहा था कि वो उससे टेलीफोन पर राब्ता कायम करे। आजकल वो हालैंड ही में मुकीम है। थोड़ी देर के बाद साइका अपनी कार में बैठकर चली गई। लकी मेरे साथ कार में आ बैठी थी। लैमोजीन स्टार्ट करते हुए उसने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया था रूटर? फलस्तीनियों के लिए तुम्हारे दिल में ऐसे ख्यालात कब से बेदार हो गए? मैंने वहां पर भी तुमसे यही कहा था कि हकायक से रूगर्दानी किसी तौर मुमकिन नहीं। जो हकीकत थी मेरी जबान पर आ गई। छोड़ो इन बातों को, ख्वाह मुख्वाह का जिक्र निकल आया, क्या फायदा। लकी सीधी सादी औरत थी, खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में नफरतों का तूफान सा उमड़ आया था और मैं सोचने लगा था कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इन झगड़ों से निकलने के बाद मैं अपने काम का आगाज करूं। मैं जिस जगह तक पहुंच गया था वहां तक इतनी जल्दी पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यहां आने के बाद मेरी जिम्मेदारियां मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं सब कुछ भुलाकर अपने काम की तरफ तवज्जो दूं। लेकिन ये कम बख्त लोग जिन्होंने मुझे एक खास मकसद के तहत यहाँ भेजा था मेरी जान को अटके हुए थे। इनसे पीछा छूटे तो कुछ और करूं। मैं फौरी तौर पर अब भी एम्स्टरडैम में तनहा नहीं होना चाहता था, क्योंकि यहाँ के बारे में अभी मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं थी।
दूसरे दिन नाश्ते से फारिग हुआ था कि लक्की ने टेलीफोन की इतला दी और मैं चौंक पड़ा। कोई मुझसे गुफ्तगू करना चाहता है? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, मिस्टर हार्लेस हैं। हाँ, मिस्टर हारियस हैं। ओह, अच्छा। मैं टेलीफोन के करीब पहुंच गया और रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से हारियस की आवाज सुनाई दी। कोई मसरूफियत तो नहीं है मिस्टर रूटर? नहीं, कहो क्या बात है? तुम इमारत से निकल आओ और पैदल चलते हुए बार कैंट ट्राट पर पहुंच जाओ और यहाँ से सड़क पार करके सामने के पार्क में पहुंच जाओ। पार्क में पहुंचने के बाद तुम्हें दाईं हाथ पर मुड़ना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक शख्स तुम्हें तुम्हारा मुंतजिर मिलेगा। तुम्हें उससे राब्ता कायम करना है। मैंने कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से टेलीफोन बंद हो गया। मैंने तैयार होने में ज्यादा वक्त ना लिया और बाहर निकलकर मतलूबा जगह पहुंच गया। लेकिन हारियस को देखकर मैं हैरान रह गया था। इतने घुमाओ फिराओ की क्या जरूरत थी? तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कह सकते थे कि तुम ही मुझे मिलोगे? मैंने कहा। हारियस ने जेब से सिगरेट निकाला और मेरे साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, दोस्त, एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारी इस मुहिम में कामयाबी का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी अकल इस्तेमाल ना करो और किसी भी सिलसिले में गौर करना छोड़ दो। ये हमारा काम है और हमने पूरी मंसूबाबंदी कर ली है। तुम जानते हो कि तुम्हारी पोजीशन कितनी मखदूश है। इस बात को जहन में रखो। दिमाग को ढीला छोड़ दो और सिर्फ अहकामात पर अमल करो। उसके लहजे में तहकम था। दिल तो मचल कर रह गया था, लेकिन अपने आप को संभाले रखना जरूरी था। मैं खामोशी से हारियस के साथ आगे बढ़ता रहा। पार्क के दूसरे गेट से निकलने के बाद वो सब्ज रंग की एक कार के पास पहुंच गया, जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक लड़की मौजूद थी। उसने मेरे लिए पीछे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर बैठने का इशारा करके खुद भी मेरे बराबर आ बैठा। लड़की ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तकरीबन 15 मिनट का सफर तय करने के बाद हम एक इमारत के मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पोर्च में एक तवीलुल कामत आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। खुश पोश था और चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। उसकी कौमियत के बारे में कोई अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं कार से उतरा तो उसने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल करते हुए कहा, मिस्टर जॉन स्टूडेंट। हाँ, हैरान होने की बात नहीं। यहाँ तुम्हें रूटर के नाम से मुखातब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं जॉन स्टूडेंट को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दिल में खौफजदा होते हुए सोचा कि किसी को अच्छी तरह जानना बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी होता है। मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। वो शख्स मुझे लिए हुए एक कमरे में पहुंच गया और एक कुर्सी की तरफ इशारा करके खुद भी मेरे सामने बैठ गया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जॉन स्टूडेंट, वो बोला। तुम्हें जो कुछ करना है उसके बारे में मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हें मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त, ये तमाम तफसीलात तुम्हारे लिए फायदेमंद ना होती। बेहतर ये है कि तुम अपने ज़हन को आज़ाद छोड़कर सिर्फ वो करो जो तुम्हें करना है। क्या ख्याल है? मैंने फौरन उंगली उठाकर कहा, देखो, मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं उनमें मेरा ज़हनी तवाज़ुन बेहतर नहीं है। मुझसे मेरी राय पूछने की बजाय मुझे सिर्फ अपना मकसद बताओ। यही तुम्हारे लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी। खुशरू आदमी आहिस्ता से हंस पड़ा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम भी ठीक कहते हो। वाकई तुम्हें यह कहने का हक है। अच्छा ये बताओ, राइफल की मशक कैसी है तुम्हारी? जेल में रहकर कहीं निशानाबाजी की मशक खत्म तो नहीं कर बैठे? मैंने उलझते हुए कहा, मतलब ये है कि इस मशक को ताज़ा कर लो, क्योंकि तुम्हारी निशानाबाजी का कमाल ही हमारी कामयाबी की दलील है। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, जाहिर है इसी दौरान राइफल मेरे हाथ में नहीं आई। इंतजाम कर दिया गया है। फिलहाल ये बताओ क्या पियोगे? इस वक्त कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। जेल में रहकर तुम्हारे मिजाज में नमाया तब्दीली पैदा हो गई है। खैर आओ मेरे साथ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। इमारत के पिछले हिस्से में एक वसी मैदान फैला हुआ था, जिसके बीचों बीच एक सफेद रंग का खूबसूरत हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये प्राइवेट किस्म का हेलीकॉप्टर था और इसके नजदीक ही पायलट भी मौजूद था। पायलट के साथ ही एक पिस्ता कद का आदमी खड़ा हुआ था। जो शख्स मुझे लेकर आया था उसने पिस्ता कद आदमी से मेरा तारुफ जॉन स्टूडेंट की हैसियत से ही कराया और फिर कहने लगा, तुम्हारा काम है कि मिस्टर स्टूडेंट की राइफल की मशक का जायजा लो, उसके बाद तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यस सर, उस शख्स ने जवाब दिया और मैं उसके साथ हेलीकॉप्टर में जा बैठा। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी असली शक्ल में होता तो ये लोग यहीं मुझे खत्म करके इस मैदान के किसी गोशे में दफन कर देते। यकीनी तौर पर वो खुशरू आदमी मेरी सूरत पहचानता होगा। मेकअप की वजह से उसने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी। रूटर के मेकअप में मेरी जिंदगी बच गई थी, वरना मैं कम अज कम इनकी शनासा निगाहों से महफूज ना रह सकता था। जॉन स्टूडेंट यकीनन कोई माहिर निशानाबाज था। खैर, मायूस तो मैं भी नहीं करूंगा।
मुझे जॉन स्टूडेंट का कैरेक्टर बखूबी देना था। हेलीकॉप्टर फिजा में थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद सीधा एक सिमत जाने लगा। मेरे नजदीक बैठे हुए पिस्ता कामत ने कहा, इस प्रोग्राम में 3 चीजें अहम है, चाबकदस्ती, फौरी अमल और वक्त की पाबंदी। क्या समझे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस जगह से हम जुनूब का रुख करेंगे और फिर किसी कदर मशरक की तरफ, वही निशानाबाजी की मशक होगी। ये राइफल चेक कर लो, बेआवाज है और बेहतरीन है। इसका कारतूस सामने से खोखला है और लगने पर फटता है। मैंने राइफल को हाथ में तोला, उम्दा शाने से टिकाया और खिड़की से बाहर निशाना लेकर देखा। राइफल जदीद साख्त की और उम्दा थी। थोड़ी देर के बाद पिस्ता कामत आदमी ने पायलट से कुछ कहा और हम नीचे उतरने लगे। कुछ बुलंदी पर हेलीकॉप्टर रुक गया। पिस्ता कामत कहने लगा, यही जगह है, यहीं हम कुछ देर रुक कर मश्क करेंगे। हेलीकॉप्टर पानी से तकरीबन 100 फीट ऊपर रह गया था। पिस्ता कामत ने पायलट से कहा, दरवाजा खोल दो। फौरन ही मेरी नशिस्त के साथ वाला दरवाजा खिसक गया। पिस्ता कामत बोला, तुम्हारी नशिस्त भी घूमने वाली है, अपनी मर्जी के मुताबिक इसे फिट कर लो। मैंने खटका दबाकर सीट को घुमाया और दरवाजे के ऐन मुतवाजी कर लिया। मेरी निगाह और बाजुओं के आगे कोई रुकावट नहीं थी। मैंने पानी का निशाना लिया। पिस्ता कामत कहने लगा, देखो ये तुम्हारा हदफ है। ये कहकर उसने गत्ते का एक डिब्बा खिड़की से बाहर लटका दिया और उसके बाद मुसलसल ये अमल जारी रखा। रंगीन डिब्बे पानी पर बतखों की तरह तैरने लगे। पायलट ने हेलीकॉप्टर को अपनी जगह कायम रखा था। पिस्ता कामत कहने लगा, ये 10 डिब्बे हैं। अगर तुम 20 निशानों में सबको छेद दो तो समझूंगा कि तुम वाकई उम्दा निशानेबाज हो। मैंने 12 निशानों में उन तमाम डिब्बों को तोड़ दिया। सुर्ख रोगन पानी पर फैल गया था। 10 डिब्बे, 12 निशाने और 16 सेकंड। बहुत अच्छे, बहुत ही खूब। बिलाशुबा जॉन स्टूडेंट, तुम मुकम्मल तौर पर फार्म में हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी उम्दगी और कामयाबी से निशाना लगा लोगे। जेल की जिंदगी ने तुम पर कोई असर नहीं किया। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि जेल में गया कौन था। तुम लोग जॉन स्टूडेंट से जिस तरह वाकिफ हो, अगर मैं रूटर के मेकअप में ना होता तो मेरा असर क्या होता। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। पिस्ता कामत के इशारे पर पायलट ने हेलीकॉप्टर वापस मोड़ दिया था। वो एक चक्कर लगाकर बुलंद हुआ और अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। मैंने राइफल वापस पिस्ता कामत को दे दी, जिसे उसने एक केस में रख लिया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वापसी का रास्ता वो नहीं जिस तरफ से हम आए थे। कुछ देर मजीद सफर के बाद पिस्ता कामत ने पायलट को इशारा किया और उसने रफ्तार फिर कम कर दी थी और उसके साथ ही उसने दरवाजा खोल दिया था। पिस्ता कामत ने मुझसे कहा, अपनी नशिस्त दुरुस्त कर लो। मैंने अपनी नशिस्त का जाविया दुरुस्त कर लिया था। हेलीकॉप्टर अब सरसब्ज जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था और थोड़ी दूर चलने के बाद वो तकरीबन 200 फीट की बुलंदी पर रुक गया। पिस्ता कामत ने कहा, याद रखो, यहाँ हम सिर्फ 20 सेकंड रुक सकते हैं, तुम्हें बस इतना ही वक्त मिलेगा। मैंने नीचे देखा, एक बहुत बड़ा सेहन था जिसके गिर्द 4 दीवारी थी। चारों तरफ दरख्त और सुर्ख पत्थर से बनी हुई एक पगडंडी एक बहुत बड़े मकान की जानिब जाती थी, जिसके सामने एक सरसब्ज लान फैला हुआ था। एक तरफ स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट था। हमारी पोजीशन यही होगी, पिस्ता कामत बोला। उस पगडंडी के किनारे पर जो तालाब की तरफ है, हमें मालूम हो जाएगा कि वो कब बाहर निकलता है और हम यहाँ मौजूद होंगे। जिस महारत से तुम निशाना लगा सकते हो, उसके लिए 20 सेकंड काफी होंगे। क्या ख्याल है? मेरे बदन में एक लम्हे के लिए सिनसनी सी फैल गई। पिस्ता कामत के अल्फाज किसी खास वाक़े की निशानदेही करते थे। निशाना 20 सेकंड, वो बाहर निकलता होगा, इसका मतलब है कि वो कोई इंसान ही होगा और मेरे हाथों किसी इंसान को कत्ल कराया जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? कौन है वो? क्या सिलसिला है? इन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका था। ये भी पता नहीं चल सका था कि इतनी काविश वो किस सिलसिले में कर रहे हैं। अब पहली बार ये अंदाजा हुआ था कि मेरे हाथों किसी इंसान का खून बहाया जाएगा और ये बात वाकई परेशान कुन थी। मैंने माहौल का जायजा लिया और फिर पिस्ता कामत ने पायलट को वापस चलने का हुक्म दिया। सारे रास्ते में उस मकान और मकी के बारे में सोचता रहा जिसे मेरे हाथों कत्ल कराने का प्रोग्राम बनाया गया था। पता नहीं इस सुनसान और गैर आबाद इलाके में ये खूबसूरत मकान किसने बनवाया है और इसका मकी कौन है और ये लोग उसके दुश्मन क्यों हैं। अब कोई फैसला कर लेना जरूरी था। जॉन स्टूडेंट की हैसियत से बिलाशुबा कुछ कामयाबियां नसीब हुई थी। यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बदले एक इंसान का खून, वो भी किसी ऐसे इंसान का जिससे मेरी कोई मुखालफत नहीं थी, मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन कैफियत रखता था। हेलीकॉप्टर इस बार उसी सिमत रवाना हुआ था जहाँ से उसमें सवार होकर मैं यहाँ तक पहुँचा था और फिर वो मैदान में उतर गया। पिस्ता कामत खुश खुश मुझे साथ लिए हुए मकान में दाखिल हो गया।
जहां वही खुशरू शख्स हमारा मुंतजिर था। उसने हम दोनों की सिमत देखा और फिर पिस्ता कामत शख्स से बोला, क्या पोजीशन रही? इंतहाई शानदार, तवक्को से कहीं ज्यादा उम्दा, पिस्ता कामत ने मसरूर लहजे में कहा। खुशरू शख्स मुस्कुराने लगा। उसने बड़े पुरतपाक अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे यकीन था जॉन स्टूडेंट, लेकिन माय डियर मसला ये है कि जो काम मेरे सुपुर्द किया जा रहा है उसका मकसद क्या है। ओ डियर स्टूडेंट, इसका मकसद तो सही मायनों में हमें भी मालूम नहीं। बस यूं समझो तुम्हें काम करना है और हमें इसके लिए मखसूस किया गया है। अगर ऐसा ना होता तो जाहिर है तुम्हारे लिए इतनी उलझने भी ना पाली जाती। ये काम किसी और से भी ले लिया जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसी सियासी नोयत है कि इसके लिए तुम्हारा ही इंतखाब जरूरी था। नहीं, मैं किसी को कत्ल करने का काम नहीं कर सकता। क्या मतलब, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं डियर, किसी इंसान की जिंदगी को बगैर किसी मकसद के खत्म करना मेरे बस की बात नहीं। या तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ, वरना मैं ये काम नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो जॉन स्टूडेंट, तुम अहमक हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं? तुम जानते हो कि तुम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हो जो किसी भी वक्त भग से उड़ाकर तुम्हें फना कर देगा। अब जो भी हो, लेकिन ये काम नहीं करूंगा मैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? क्या इतनी तवील जिद्दोजहद ऐसे ही की थी हम लोगों ने? ठीक है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बेशक तुमने मुझे यहाँ तक लाने के सिलसिले में जो काविशें की हैं उनमें तुम्हें दिक्कत हुई, लेकिन तुम खुद ही बताओ, मैं जाने बुझे बगैर किसी को कैसे हलाक कर सकता हूँ? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, समझे? कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ आ चुके हो, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि तुम्हारी जिंदगी ब्लेड की धार पर है। हमारी जरा सी जुम्बश तुम्हें मौत की तरफ धकेल देगी। अगर यही बात है तो मुझे मौत कबूल है, मैंने जवाब दिया। खुशरू शख्स पिस्ता कामत की तरफ देखने लगा। चंद लम्हात कुछ सोचता रहा और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ते से चलकर तुम मौत की जानिब जाओगे और दूसरा रास्ता तुम्हें जिंदगी की जानिब ले जाएगा। सिर्फ ये छोटा सा काम और उसके बाद तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा की आज़ादी। क्या समझे? ठीक है, मुमकिन है मैं कोई फैसला कर सकूं, मुझे इसका मौका दिया जाए, मैंने कहा और खुशरू शख्स ने गर्दन हिला दी, लेकिन उसके चेहरे पर तशवीश के आसार साफ देखे जा सकते थे। मैं कहाँ आ गया था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वाकई में तशवीश का शिकार हो गया था। खेल ही खेल में ये अजीब मुसीबत गले पड़ गई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि एम्स्टर्डम तक पहुंचने के लिए इससे बेहतर जरिया और कोई नसीब नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ आने के बाद जिन मुश्किलात का शिकार हो गया था उनसे निमटना अब मुश्किल ही नजर आता था। बिलाखिर काफी गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि इन लोगों के चुंगल से निकलकर भागने की कोशिश करूं। 2 दिन तक निहायत सब्र और सुकून से वक्त बसर करता रहा। मैंने सोचा कि किसी मुनासिब मौके की तलाश में रहूंगा जब मुझे यहाँ से निकल भागने में आसानी हो। तीसरे दिन मुझे शाम में उसी खुशरू शख्स के सामने पेश किया गया जिसका नाम मैं नहीं जानता था और ना ही मैंने मालूम करने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस तरह वो जॉन स्टूडेंट का शनासा था उससे यही मालूम होता था कि जॉन स्टूडेंट उससे भी बखूबी वाकिफ है। लेकिन मैं उस बदबख्त का नाम नहीं जानता था और उसे मुखातब करने के लिए मुझे ऐसे तरीकाकार इख्तियार करना पड़ रहे थे जिनमें उसका नाम लेने की जरूरत पेश ना आए। वो पिस्ता कामत भी उसके पास मौजूद था जिसने मुझे राइफल की मशक कराई थी। लाने वाले दोनों आदमी हमें छोड़कर बाहर निकल गए।